हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो लास्ट टॉपिक था एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जिसमें हमने पढ़ लिया था इंक्रीज इन डिमांड। आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड से मतलब व्हेन लेस ऑफ कमोडिटी इज परचेज्ड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड से मतलब क्या हुआ कि जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग डिमांड पे ही उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी को लेस परचेज करता है। अगर कोई प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, फिर भी उसकी डिमांड कम हो गई, तो इसको बोलते हैं ना डिक्रीज इन डिमांड। इन अदर वर्ड्स, डिक्रीज इन डिमांड अकर्स व्हेन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड में कमी होती है, डिक्रीज़ होता है उसकी डिमांड, वो भी कब? अदर फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, उसके खुद के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, बट अदर जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से अगर उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, देन वी कॉल इट डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें प्राइस ऑफ एक्स दिया है 10। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ जो फर्स्ट पहले 10 रुपीज़ जब प्राइस था तो क्वांटिटी थी 30, और फिर क्वांटिटी डिक्रीज़ होकर 20 हो गई, जबकि जो प्राइस था वो 10 ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो कम हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस का कोई रोल नहीं हो रहा है डिमांड की, प्रोडक्ट की डिमांड को कम करने में। यहाँ पे कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। अदर फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे हमने पहले ही बात की थी, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं कंज्यूमर की इनकम हो सकती है, टेस्ट हो सकता है, प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अदर फैक्टर्स, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइस की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सेम है 10 रुपीज़, लेकिन उसकी डिमांड में चेंजेस हो रहा है। पहले डिमांड क्या थी? 30 थी, उसके बाद डिमांड 20 हो गई, ये घट गई। तो ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कौन सी है? डिक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन है। अब इसको हम एक फिगर के द्वारा भी देखते हैं, फिगर के थ्रू भी देख लेते हैं कैसा दिया हुआ है। देखिए, इसमें जो हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने क्या दिया है? क्वांटिटी ऑफ एक्स दिया है, और वर्टिकल एक्सेस पे हमने क्या दिया हुआ है? प्राइस ऑफ एक्स दिया है। पहले जो आपका डिमांड थी वो जो हमने ब्लू लाइन से आप देख रहे हो D1, वो डिमांड थी 10 रुपीज़ आपका प्राइस है, जो एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दी हुई है प्राइस की। उसमें हम देख रहे हैं जो पहले जो ब्लू लाइन दी है D1, ये आपकी क्या है? जो डिमांड है 10 रुपीज़ जब प्राइस था तो डिमांड क्या थी? कितनी थी? 30 थी। फिर हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है वो रिड्यूस होकर 20 हो गई है, जो जिससे कि जो डिमांड का D1 है वो शिफ्ट होकर क्या हो गई है? D2 हो गई है। ग्रीन लाइन से हम देख सकते हैं इसको, वो शिफ्ट हुई है बैकवर्ड शिफ्ट हो गई है, और कितनी हो गई है? 20 हो गई है। तो यहाँ पे जो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं ये हो गया रिड्यूस इन डिमांड, जिसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो ये सिचुएशन कौन सी? डिक्रीज इन डिमांड की, जिसको हम एक बैकवर्ड डिमांड कर्व जो बैकवर्ड हुई है उसको शिफ्ट हो गई है बैकवर्ड, इसी को दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं डिक्रीज इन डिमांड के। फर्स्ट है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, जब किसी कंज्यूमर की इनकम फॉल्स हो जाती है। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर हम देखें, अगर कोई कंज्यूमर है, कोई भी उसकी इनकम कम हो जाती है तो वो क्या करेगा? जो प्रोडक्ट्स की डिमांड कम करेगा, वो कम खरीदेगा मार्केट से। दूसरी क्या हो सकता है? व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस, फिर क्या हो सकता है? किसी दूसरा कोई प्रोडक्ट्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसका प्राइस अगर कम हो जाता है तो हम क्या करेंगे? फिर उस प्रोडक्ट्स को लेने चलिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट्स में तो कोई चेंज हुआ नहीं प्राइस में, वो 10 रुपीज़ था, लेकिन कोई दूसरा प्रोडक्ट था जो 10 रुपीज़ से वो हो गया है 8 रुपीज़ हो गया, 7 रुपीज़ हो गया, तो हम सोचते चलो वो ले लेते हैं, वो सस्ता हो गया, तो इसकी वजह से भी इसकी डिमांड कम हो जाती है। फिर व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है,
हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन से होते हैं, मैंने कार और पेट्रोल का आपको एग्जांपल दिया था। उसमें बताया था कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर जो डिक्रीज़ हो गई डिमांड, तो ये भी एक कारण है कि जो प्राइस होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर वो इंक्रीज़ होता है तो उससे भी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। फिर व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट अगेन द कमोडिटी, कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं, हमारा जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, वो अगेंस्ट हो जाता है उसके, फिर हमको पसंद नहीं होता प्रोडक्ट्स के, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, हम दूसरा प्रोडक्ट लेने लगते हैं। ये भी ऐसा भी हो सकता है। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जो प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं फ्यूचर में इसकी डिमांड और बढ़ सकती है, इसकी जो अवेलेबिलिटी सप्लाई बहुत बढ़ने वाली है, तो हमें लगता है फ्यूचर में जब सप्लाई बढ़ेगी तो हो सकता है फ्यूचर में इसका प्राइस कम हो जाए, तो हम अभी उसकी डिमांड कम कर देते हैं लेना। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में जो प्रोडक्ट्स और सस्ता होने वाला है तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डिक्रीज़ इन डिमांड का जो देखा कि डिक्रीज इन डिमांड क्या होती है कि जब किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है और उसके प्रोडक्ट्स में के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, उसको हमने एक एग्जांपल के साथ भी समझा है। नाउ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, अभी हमने देख लिया है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व क्या होता है और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ लिया है। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व से मतलब क्या है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रिफर्स टू ऑल सच सिचुएशन when change in demand is related to change in own price of the commodity. It is also called change in quantity demanded. मूवमेंट इन अलॉन्ग द डिमांड कर्व से मतलब क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड में चेंज होता है, कब, जब उसके ही प्राइस में कोई चेंज हो। जब किसी प्रोडक्ट्स के प्राइस में चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से डिमांड्स में चेंजेस आते हैं तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। उसको हम और क्या बोल सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्ट का प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज वी कॉल इट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एंड अदर हैंड shift in demand curve refers to all such situations when change in demand is related to factors other than own price of the commodity. It is also called change in demand. shift in demand curve में हमने क्या पढ़ा था कि जब प्राइस के अलावा किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उसके अलावा कुछ अदर जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से डिमांड में कोई चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर्स हैं, जिसमें अदर फैक्टर्स हमने क्या बात की थी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस, या फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाले हैं कोई। फिर हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक दूसरा जो डिफरेंस होता है वो क्या है कि अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर दैन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर अज्यूम्ड एज कॉन्स्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं, कंज्यूमर की इनकम है, एक्सपेक्टेशंस हैं और जो भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, तब उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, लेकिन जब हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात करते हैं, ओन प्राइस द कमोडिटी इज अज्यूम्ड अ कांस्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट के ही प्राइस को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द कर्व में फिर क्या होता है, अगर हम जब शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइस को ही कांस्टेंट मान लिया जाता है। यहाँ पे जो चेंज होता है वो अदर फैक्टर्स में होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है उस प्रोडक्ट का, लेकिन जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंजेस होता है।
तो ये एक डिफरेंस होता है। फिर थर्ड डिफरेंस क्या है इसका, अगर जब हम मूवमेंट अलोंग द कर्व को जब हम डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो चेंज होता है, जो चेंज को हम कैसे शो करते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। यहाँ पे जो डिमांड में चेंज शो किया जाता है वो जो डिमांड सेम एक ही डिमांड कर्व होती है उसी में ही अपवर्ड और डाउनवर्ड उसको हम उसका मूवमेंट को शो करते हैं। अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है जिसको हम डाउनवर्ड हो जाता है, और जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है तो मांग जो उसकी डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम उसी सेम डिमांड कर पे ही उसके मूवमेंट को शो करते हैं। लेकिन जब हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो डायग्राम में इसको शो करते हैं, यहाँ पे जो डिमांड कर्व को हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड उसका मूवमेंट शो करते हैं। जो डिमांड कर्व है वो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, और जब डिमांड डिक्रीज होती है तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो ये हमने इसके 3 डिफरेंस देखे।